भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। आर्म्स लाइसेंस डीलरों का भौतिक सत्यापन होगा। सभी डीलरों के स्टॉक रजिस्टर का वेरिफिकेशन किया जाएगा। 22 आर्म्स लाइसेंस डीलरों का भौतिक सत्यापन होना है। कलेक्टर ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को लेटर लिखा है। कई सालों से डीलरों का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। मामले को लेकर अब डीलरों में खलबली मची है। तो भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। हाल ही के दिनों में भरतपुर में अवैध हथियारों के कुछ मामले सामने आए। कई अपराधी ऐसे हैं जिन्होंने अपराध को अंजाम दिया और ऐसे में लाइसेंस को लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिर चेक क्यों नहीं हो रहे हैं। अब वेरिफिकेशन किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दीपक से। दीपक, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, ये भरतपुर के लिए बड़ी खबर है क्योंकि भरतपुर में 22 आर्म्स जो लाइसेंस डीलर हैं वो लंबे समय से जो है हथियारों की सप्लाई का काम कर रहे हैं और जो लाइसेंस लेकर के जाते हैं उनको जो हथियार है वो देते हैं, लेकिन कई सालों से इनका जो वेरिफिकेशन है वो नहीं हुआ है। स्टॉक रजिस्टर इनके मेंटेन नहीं हुए हैं, तो उसको लेकर के अब जो है जिला कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को जो है आदेश निकाला है, लेटर जारी किया है कि इनका जो है वेरिफिकेशन कराया जाए कि कब कब इन्होंने जो है हथियार एक दूसरे जो लाइसेंस लेकर के आते हैं उनको हथियार दिए और कहां कहां पर इन्होंने किस किस को हथियार दिए, इन सभी की जांच की जाएगी क्योंकि लंबे समय पर भरतपुर में जो है अवैध हथियारों का जो बोलबाला है वो चल रहा है। तो ऐसे में अब जो आर्म्स लाइसेंस डीलर में भी खलबली मची हुई है क्योंकि कई सालों से इनका जो है वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और ऐसे में इनके रजिस्टर भी मेंटेन नहीं है। ये भी बात जो है वो सामने आ रही है और कई डीलर जो है चलिए कि साल 2020 और 2021 तो समझा जा सकता है कि कोरोना की वजह से प्राथमिकताएं प्रशासन की दूसरी रही, लेकिन कई सालों से ऐसे इलाके में इस प्रोसेस का न हो पाना जो कि संवेदनशील माना जाता है अपराध के लिहाज से, जहां पर गैंग वॉर्स की खबरें सामने आती हैं, कई गंभीर सवाल खड़े करती है। देखिए स्वप्निल, सबसे बड़ी बात मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत से डीलर हैं जिन्होंने जो हथियार है वो लिए थे और अपने रजिस्टरों में उनको जो है दर्ज किया था, लेकिन उन्होंने जो दुकानें हैं वो बंद कर दी और ऐसे में वो हथियार कहाँ गए, किसको हथियार दिए उन्होंने, किसको हथियार बेचे थे, इन चीजों का जो है कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और ऐसे में अब जब आदेश निकला है तो उनमें खलबली मची हुई है कि किस आधार पर वो जो है अपना रिकॉर्ड दर्ज कराएंगे, किस आधार पर वेरिफिकेशन होगा, स्टॉक रजिस्टर उनके जो है मेच नहीं खाएंगे। तो ऐसे में अब जो है प्रशासन पूरी कवायद में लगा हुआ है कि इनकी जो है वेरिफिकेशन किया जाए, इनका भौतिक सत्यापन किया जाए और जो खामियां इन पर पाई जाएंगी उनके खिलाफ तो जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि कई सालों बाद जो है ये वेरिफिकेशन और भौतिक सत्यापन हो रहा है, तो ऐसे में जो कमियां हैं वो नजर आएंगी और जो अवैध हथियारों का काम होता है शायद उस पर भी इसका जो इफेक्ट है वो पड़े और जो अवैध हथियारों का कारोबार होता है उस पर कहीं ना कहीं लगाम जो है वो लगेगी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सीकर के सेना के एक जवान का जयपुर में निधन हो गया। जवान मुनाफ खान जयपुर में तैनात था। रोल साहबसर गांव का रहने वाला था। प्रशासन के पास हालांकि अभी तक आधिकारिक सूचना इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है। इस बीच फतेहपुर विधायक हाकम अली जयपुर पहुंचे। दरअसल ये जवान मुनाफ विधायक के गांव का ही रहने वाला था। ये खबर आपको बता रहे हैं, सीकर के रहने वाले सेना के एक जवान का जयपुर में निधन हो गया। जयपुर में जवान मुनाफ खान तैनात था, वहीं पर ड्यूटी दे रहा था। रोल साहबसर गांव का ये रहने वाला था। हालांकि फतेहपुर विधायक हाकम अली को जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मिली वो तुरंत जयपुर पहुंचे क्योंकि ये जवान मुनाफ विधायक के गांव का ही रहने वाला था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी संदीप हुड्डा से। संदीप, क्या जानकारी है? ये रोल साहबसर गांव जो हमारे फतेहपुर के पास है वहां के रहने वाले मुनाफ हैं जो सेना में तैनात थे और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जयपुर में इनकी पोस्टिंग थी और इनका जो निधन हुआ है। हालांकि जो शहीद के दर्जे को लेकर के अभी भी सस्पेंस है, अभी भी प्रशासन के पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई है। हालांकि प्रशासन का ये भी कहना है कि कई बार थोड़ी देर वक्त लगता है उस जानकारी का आने में, लेकिन विधायक से हमारी बात हुई है। स्थानीय विधायक जो हाकम अली हैं उनके गांव का, उनके परिवार का ये युवक है, तो वो खुद जयपुर पहुंचे। उनका कहना है कि जो ये युवक है वो जो सैनिक है वो शहीद हुए हैं और आज तकरीबन 3:30 बजे इनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ फतेहपुर पहुंचेगा और वहां से जो तिरंगा यात्रा निकलेगी और उसके बाद साहबसर गांव है वहां पर इन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। संदीप, जानकारी मिल पा रही है कि जवान मुनाफ का निधन कैसे हुआ?
देखिए, इस तरह की अभी कोई इसकी पूरी तरह से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि सेना के जो वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, इसलिए कोई पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि किसी ड्यूटी के दौरान कोई काम करते हुए और कुछ हादसा, इस तरह की कोई बात सामने आ रही है। हालांकि पूरी तरह से कोई इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। जी चलिए, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक गुब्बारा मिला, एक बलून मिला है बॉर्डर के पास। ये गुब्बारा जो कि देखकर ही साफ एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान की ओर से आया है, पाकिस्तानी बलून है। ये इसके मिलने से सनसनी फैल गई। देखिए तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर। कोई शक की गुंजाइश नहीं कि ये बलून कहां का है, ये बलून कहां से आया है। पाकिस्तान इस पर लिखा हुआ है। ये बलून एक खेत में मिला, दंतोर के सुलह के एचएम स्थित किसान के खेत में ये गुब्बारा मिला। देखिए तस्वीरें आप इस बलून की आपके टीवी स्क्रीन पर। ग्रामीणों ने तुरंत ही दंतोर पुलिस को इसकी सूचना दी। दंतोर पुलिस की टीम ने गुब्बारे को कब्जे में लिया है। हालांकि गुब्बारे में कोई संदिग्ध यंत्र नहीं मिला है। खाजूवाला के सुलह के एचएम में यह घटनाक्रम सामने आया है। दंतोर पुलिस की टीम ने गुब्बारे को कब्जे में ले लिया है, जांच की जा रही है। बीकानेर में टूरिस्ट बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर फटने से बस में आग लगी। सूरज टॉकीज के सामने रोड पर यह बस खड़ी हुई थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है बर्निंग बस की। यह बस बताया जा रहा है कि गुजरात से कुछ टूरिस्ट को लेकर यहां आई थी। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त बस में कोई नहीं था, बस खाली थी, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा जरूर टला। और इधर पोखरण के जैसलमेर रोड पर वेल्डिंग की दुकान पर काम के लिए आई एक कार जलकर खाक हो गई। आग वेल्डिंग के दौरान लगी। कार मालिक गुजरात से जैसलमेर घूमने आए थे। गाड़ी में कुछ खराबी आई, उसे ठीक कराने वो दुकान में लाए जहां यह हादसा हुआ। कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मची। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। तस्वीरें देखिए आप। आग के लपटों के बीच में एक बार की कार को देख पाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। और यही आग की भयावहता की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहा है। और जयपुर से बड़ी खबर है। गलता कुंड में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। आज सुबह पानी में लाश मिली। किसी ने भी ये देखा, पुलिस को इन्फॉर्म किया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। सिविल डिफेंस के गोताखोरों ने शव बाहर निकाला है। शिनाख्तगी के प्रयास जारी हैं और साथ ही जांच भी जारी है। क्या ये सुसाइड का केस है, मर्डर का केस है, या फिर किसी दुर्घटना वश ये युवक कुंड में गिरा, ये जांच का विषय है। जांच हर एंगल से की जा रही है। दरअसल गलता कुंड में सुबह किसी ने इस लाश को देखा, पुलिस को इन्फॉर्म की। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से ये शव बाहर निकलवाया गया है। धौलपुर के जरौली में देर रात एक सूने मकान में चोरों ने हाथ साफ किया। करीब 3 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 60,000 की नकदी चुरा ली। चोरों ने जिस वक्त घटना को अंजाम दिया उस वक्त पीड़ित परिवार मथुरा जिले में स्थित अपने पैतृक गांव में चल रही भागवत में शामिल होने गया हुआ था। पड़ोसियों ने चोरी की सूचना दी। ये लोग वापस लौटे। हम लोग 30 तारीख को अपने पैतृक गांव मथुरा के पास शिवरा गए थे। वहाँ पे हमारी भागवत सप्ताह चल रही है। इसी बीच 31 और 1 तारीख की नाइट में हमारे घर पे चोर घुसे और करीब 2.5-3 लाख रुपए का सामान ले गए। मेन गेट का ताला तोड़ के उनमें करीब 2 सोने की चूड़ियाँ, 60,000 रुपये, 4 जोड़ी पायल, इस तरीके से पुलिस को हमने सूचना दे दी है। पुलिस आ गई है, मौका मुआयना कर लिया है। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाला राज्य पशु ऊंट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। राज्य सरकार इनके संरक्षण के लिए भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन धरातल पर इनकी सुध लेना तो दूर, इन्हें पानी पिलाने में भी नाकाम है। मामला जैसलमेर जिले की रासला ग्राम पंचायत के सांवता गांव का है। बड़ी संख्या में ऊंट विचरण करते हैं।
लेकिन कई दिनों से यहां पानी का संकट है, जिसके कारण ऊंट प्यासे मर रहे हैं। प्रशासन से कई बार इस बारे में गुहार लगाई गई, लेकिन जिला प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। लाइलाज बीमारियां पल भर में ठीक करने का दावा करने वाले कंबल बाबा ने अपना डेरा बदल लिया है। लोग बाबा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन बाबा का पता नहीं। निःशुल्क इलाज का दावा करने वाले बाबा ने पिछले 24 दिन में सिरोही के पालड़ी एम गांव में लाखों का वारा न्यारा किया। इलाज तो मुफ्त होता था, लेकिन चंदे के नाम पर बड़े पैमाने पर धन उगाही की गई। बाबा को जैसे ही लगा उसकी पोल खुलने वाली है, तो व्यवस्थाओं की बात कहकर समय रहते बोरिया बिस्तर बांधा, फिर कहां गया किसी को कुछ पता नहीं। पहले जरा गौर से इन्हें सुनिए। मैं अजमेर से आया हूँ। 2 दिन हो गए मेरे आए हुए, तो बाबा जी यहाँ पे दिखाया भी था मैंने, तो 2 दिन से कुछ फर्क महसूस नहीं हुआ। तो आज तीसरा दिन है, तो मुझे उम्मीद भी नहीं है कि मैं ठीक हो पाऊंगा यहाँ पे। जवाहर राठौड़, मुंबई थाना से आया हूँ। क्या समस्या थी? बच्चे को फीट आता है। अच्छा, तो 5 दिन के लिए कैंप में आए हैं यहाँ पे। कितने दिन हो गए? ये 4था दिन है आज। अच्छा, 5 दिन बाबा जी ने बोला है कि आप आइए। 4 दिन तक कुछ फर्क आपको रिलेट महसूस हुआ है? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है खास। तो मेरे फादर को फेरल सीज था, तो हम यूट्यूब में चैनल में देखा था, इधर आया था। तो आए हुए 3 दिन हुआ। बाबा बोला कि पहले 5 दिन का कैंप है, तो बाद में बोल रहा है कि अभी 3 दिन में मैं ये कर दिया, ऐसे बोल रहा है। अभी हम लोग वापस चले जा रहे हैं। सुना आपने, देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोग ला इलाज बीमारी का इलाज कराने के लिए सिरोही जिले के पालड़ी एम गांव आए, लेकिन इन्हें निराशा ही हाथ लगी। जब YouTube में इन्हें इस कंबल वाले बाबा के बारे में पता चला, तो बड़ी उम्मीदों के साथ ये यहाँ पहुंचे, लेकिन यहाँ आकर इनकी आंखें खुल गईं। दरअसल ये कंबल वाला बाबा पिछले 24 दिनों से पालड़ी एम गांव में अपना डेरा जमाए हुए था और दावे के साथ बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से निःशुल्क इलाज करता था। लेकिन कैंप में दान पात्र के साथ ही ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर के लिए जगह जगह QR कोड के स्टैंड भी लगाए गए थे। यहाँ आने वाले लोगों से भंडारे के लिए चंदा मांगने का काम लाउड स्पीकर से किया जाता था। बाबा की भाषा में ही हिसाब लगाया जाए तो यहाँ कुल 9 लाख लोग आए और एक व्यक्ति अपनी इच्छा से भंडारे के लिए 100 रुपए भी दान किया हो तो करीब 9 करोड़ रुपए तो चंदे के रूप में आए। प्रशासन को भी इसकी जानकारी थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे दावे के मुताबिक फायदा न होने पर लोगों में कानाफूसियां शुरू होने लगी। जब बाबा को लगा कि पोल खुलने लगी है, तो वो रातों रात यहाँ से गायब हो गया। हालांकि इससे पहले उसने कहा कि भीड़ ज्यादा हो रही है और वो ऐसी जगह देख रहे हैं जहां लोगों को वो खाने पीने और रहने की सुविधा दे सकें। पर भीड़ इतनी हो गई है, इतनी भीड़ ज़्यादा हो गई कि कम से कम 40-50 हज़ार आदमी आने लग गया। तो लोगों की मैं व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं 20 हज़ार आदमी का खाने पीने रहने की सब व्यवस्था करके रखी थी, लेकिन अभी 35-40 हज़ार आदमी आए तो और लोग आ रहे। तो मैंने, क्योंकि मेरे को रिजल्ट भी देना है ना, लोगों को मेरे को ठीक भी करना है, तो उसकी वजह से मैंने 4 दिन पहले, मतलब 5 दिन पहले, जो 6 तारीख को कार्यक्रम पूरा होने वाला था, वो मैंने 31 तारीख को बंद कर रहा हूँ। 31 तारीख को कल शाम को मैं कार्यक्रम बंद कर दूंगा और 8-10 दिन में दूसरी जगह पे मैं ये कार्यक्रम में घोषणा करूंगा। बाबा का फिलहाल ठिकाना कहाँ है, इसका पता किसी को नहीं। बाबा ने खुद दावा किया है कि उनके कैंप में पिछले 24 दिनों के दौरान 9 लाख से ज्यादा लोग आए। ऐसे में सवाल उठते हैं कि अगर कोई घटना घट जाती तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती, क्योंकि किसी भी आयोजन के लिए प्रशासन की मंजूरी जरूरी होती है और अगर बाबा ने इस आयोजन की मंजूरी ली थी तो प्रशासन के पास बाबा की पहचान संबंधी अन्य दस्तावेज तक क्यों नहीं है। जिम्मेदार इसकी जांच करने की बात कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि कोई साधु महात्मा आए हैं और वो विकलांगों का इलाज वगैरह कर रहे हैं। तो कितना इलाज क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं, अभी हमें जानकारी मिली है। हम लोगों ने उनको बोला है थानाधिकारी को, और वो इस बारे में पूरी तहकीकात करके शीघ्र ही बताएंगे। यदि कोई अवैध तरीके से किसी प्रकार की कार्रवाई हुई तो जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी।
का वर्षा जब कृषि सुखाने वाली कहावत पाली प्रशासन पर सटीक बैठती है, क्योंकि अब जब प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा तो वो केवल कागजों पर ही होगी, क्योंकि बाबा तो अंतर्ध्यान हो चुके हैं और गए कहां हैं किसी को कुछ पता नहीं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर है। सरकारी स्कूल से 6 साल की बच्ची लापता हो गई। टीचर्स और स्टाफ मोबाइल में बिजी था। कुछ ही देर बाद स्कूल से 200 मीटर की दूरी पर यह बच्ची मिली। स्कूल के स्टाफ को इस बीच भनक तक नहीं लगी। परिजनों ने स्कूल पहुंचकर आक्रोश जताया सड़क पर। इस दौरान बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, पूरी खबर। जो अस्पताल है, पॉस कॉलोनी है, मुख्य रोड, जहां आपको बता दें कि कुछ माह पहले यहाँ एक गाड़ी ने 3 लोगों को कुचल दिया था। ये वही सड़क है, उसके जस्ट पास में एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है जो मोंटेसरी स्कूल। उस स्कूल के से 5 से 6 वर्षीय बालिका जो बताई जा रही है वो बिना बताए वहां स्कूल से निकल गई और स्टाफ को पूरी तरह से कोई भनक तक नहीं लगी। मामला तब उजागर हुआ जब थोड़ी देर बाद में कुछ एक महिला एडवोकेट को बच्ची मिली, भटकती हुई बच्ची मिली, रोती हुई मिली। तब उन्होंने परिजनों के बारे में पूछा, स्कूल के बारे में पूछा, तो स्कूल जाकर जब देखा तो जो स्टाफ था वो सभी मोबाइल में व्यस्त थे और बच्ची के बारे में, बालिका के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि जब परिजन पहुंचे तब वहां स्कूल में पहुंचकर जोरदार आक्रोश जताया। लेकिन शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान पुलिस में पिछले कई सालों से पुलिस के जवान वीकली ऑफ की मांग कर रहे हैं। सेवानिवृत्ति से 2 दिन पहले डीजीपी एमएल लाठर ने कहा हर कोई चाहता है उसे वीकली ऑफ मिले, लेकिन पुलिस में वीकली ऑफ देने का मतलब है करीब 15% कार्यबल कम होना। ऐसा तभी हो सकता है जब जवानों की संख्या बढ़े। देखिए, हर कोई चाहेगा कि हमें वीकली ऑफ मिले। बिल्कुल अच्छा लगता है जब छुट्टी मिलती है, लेकिन एक दिन की छुट्टी देने का मतलब कितना है? 12 या 15% नौकरी बढ़ाने का प्रश्न उठता है। जहाँ तक हमारे आदमियों की हार्ड ड्यूटी का सवाल है, आपके सामने है, राजस्थान पुलिस ही एकमात्र ऐसा पुलिस है जहाँ पर हम 13 महीनों की तनख्वाह देते हैं हमारे जवानों को। वो इसी की एवज में कंपनसेट किया जाता है। इसके साथ साथ हमारे जवानों को, जैसे सिविलियन को 15 दिन की सीएल मिलती है, उनको 25 दिन की सीएल मिलती है। जो ये हार्ड ड्यूटी करते हैं, जो आप बता रहे हैं कि उनको वीकली ऑफ नहीं मिलता, इसको दूसरे तरीके से कंपनसेट किया जा रहा है। खाकी को तनाव मुक्त रखने के लिए एक शाम शहीदों के नाम प्रहरी 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीनाथपुरम के यूआईटी ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों के परिजनों ने भी देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति देकर सबका मन जीत लिया। इस दौरान पुलिस विभाग पर आधारित देशभक्ति, क्लासिक नृत्य, लोक संगीत की प्रस्तुतियां दी गई। देर रात तक देशभक्ति और राजस्थानी संस्कृति से ओतप्रोत गीतों और नृत्य की प्रस्तुति देकर कलाकारों ने खूब तालियां बटोरी। एक शाम शहीदों के नाम आज कोटा पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें लायंस क्लब नॉर्थ के द्वारा भी बड़ा सराहनीय योगदान दिया गया। क्योंकि फौज बॉर्डर पर लड़ती है, पुलिस इंटरनल मोर्चे पर लड़ती है और दोनों का ही रोल देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की जनरेशन को और हमारे पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये रहा है, जिसमें पुलिसकर्मियों के परिवार के बच्चों ने एवं पुलिसकर्मियों ने भी इसमें आज अपनी परफॉर्मेंस दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सबसे प्रेरणा लेकर सभी लोग देशभक्ति की भावना से अपने आप को और ज़्यादा प्रेरित करें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।